साथियों नमस्कार, मैं अवनीश सिंह टारगेट विथ अवनीश पर आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। साथियों, आज ज्योग्राफी का लेक्चर लेंगे, अगला चरण ज्योग्राफी में। अभी हम लोग ज्योग्राफी का 2 लेक्चर में इंट्रोडक्शन देखे, फिर उसके बाद ज्योग्राफी का भौतिक विभाजन देखा। थोड़ा सा मित्रों हम रिवाइज करेंगे, रिकॉल करेंगे पिछला, उसके बाद आगे वीडियो हम तेज़ी से स्टार्ट करेंगे। साथियों, हम भारत एक परिचय पढ़ चुके हैं, जिसमें अक्षांश और देशांतर, भारत की अवस्थिति किस अक्षांश से किस अक्षांश तक और कहाँ किस देशांतर से किस देशांतर तक हम स्थिति अवस्थिति स्पष्ट कर चुके हैं। फिर भारत की परिधि, टेरिटरी बाउंड्री को भी हम लोग स्पष्ट कर चुके हैं कि भारत के कितने राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा को छूती है और कितने राज्य भारतीय तट को, कौन कौन से राज्य हैं जो समुद्र को छूते हैं। ये 2 हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके थे। फिर दूसरा था भारत की भूगर्भिक संरचना। इसको भी हम पढ़ा चुके हैं। आर्कियन समूह, धारवाड़ समूह, कुडप्पा समूह, विंध्यन समूह, और विंध्यन के बाद जो है गोंडवाना समूह, और गोंडवाना के बाद दक्कन ट्रैप, इसे हम लोग पढ़ चुके हैं। ये भूगर्भिक संरचना, भारत की भूगर्भिक संरचना। उसके बाद हम लोग जो पढ़ रहे हैं इस समय, पढ़ रहे हैं वो भारत का भौतिक विभाजन। भारत के भौतिक विभाजन में हमने देखा कि सबसे पहले हम भारत का पर्वतीय मैदान, फिर दूसरा भारत का विशाल मैदान, तीसरा भारत का प्रायद्वीपीय मैदान या प्रायद्वीपीय क्षेत्र, चौथा भारत का द्वीपीय और या तटीय क्षेत्र, दोनों कवर हो जाएगा। हम हिमालय, भारत का जो पर्वतीय क्षेत्र है उसमें हिमालय को हमने देखा था कि कैसे जो है 4 यानी पार हिमालय, फिर उसके बाद ग्रेट हिमालय के बाद मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय, हम 4 श्रेणियों में भारत के हिमालय को 4 श्रेणियों में बांटा था और इसका विभाजन हमने किया था। इसका विभाजन हम एक तरीके से और भी कर सकते हैं। सिडनी बुनार्ड एक भूगर्भशास्त्री थे, उन्होंने नदियों के हिसाब से बंटवारा किया और जिसमें सबसे पहले जो बंटवारा हुआ वो यहाँ से शुरू हुआ, यानी कि सिंधु नदी से और ब्रह्मपुत्र नदी तक। तो बंटवारा उन्होंने किस प्रकार किया? सबसे पहले उन्होंने इस हिमालय के रेंज को नदियों के हिसाब से करा। तो सबसे पहले उन्होंने कश्मीर या पंजाब हिमालय, दूसरा कुमायूं हिमालय,
तीसरा नेपाल हिमालय, और चौथा असम हिमालय। अभी हमने ये लिखा, अभी हम देखते हैं कश्मीर या पंजाब हिमालय किन किन नदियों के बीच में है। इसको हम मिटा दे रहे हैं। जो सबसे पहला कश्मीर या पंजाब हिमालय है, यह सिंध से सतलज नदी तक, सिंध से सतलज नदी तक सिंध से सतलज नदी तक, यहाँ पे कश्मीर और पंजाब हिमालय में देख रहे हैं। फिर दूसरा जो बंटवारा किया गया वो कुमायूं हिमालय। उत्तराखंड दो रीजन, गढ़वाल और कुमायूं रीजन है, तो हम कुमायूं रीजन में ही जो है हम देखते हैं कि जो ऊपर बना हुआ है वो रीजन कुमायूं रीजन पड़ेगा। तो दूसरा है कुमायूं रीजन, कुमायूं क्षेत्र, कुमायूं हिमालय। ये जो कुमायूं हिमालय है ये सतलज से लेके और काली नदी तक स्थित है। सतलज से काली नदी तक। फिर तीसरा आता है नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय काली नदी से तीस्ता नदी तक। और चौथा असम हिमालय। असम हिमालय ये तीस्ता काली नदी से और ब्रह्मपुत्र नदी तक, काली नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक, ऐसा इसका फैलाव है जो कि हम देख रहे हैं। सिंधु नदी से लेके और ब्रह्मपुत्र नदी तक इसका फैलाव हम देख रहे हैं। एग्जाम में प्रश्न यहीं से केवल आना है। अगर पूछेगा तो नदियों से ही, नदियों के हिसाब से बंटवारा किसने किया, तो आंसर बनेगा सिडनी बर्नार्ड ने। इस तरह के प्रश्न बन सकते हैं। दूसरा प्रश्न ये बन सकता है कि इसको कितने रीजन में कैसे बांटा गया है, तो इसको 4 क्षेत्र के हिसाब से बांटा गया है। कश्मीर या पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, और कुमायूं हिमालय के बाद नेपाल हिमालय, और नेपाल हिमालय के बाद असम हिमालय। दूसरा प्रश्न इस तरह पूछा जा सकता है। फिर तीसरा प्रश्न ये पूछा जाएगा कि सिंध, ये जो पंजाब हिमालय है या कश्मीर हिमालय है, ये कहाँ से कहाँ तक है, तो हम लोगों का उत्तर होगा सिंध से सतलज नदी तक। अगर पूछता है कि कुमायूं हिमालय कहाँ से कहाँ तक है, तो कुमायूं हिमालय सतलज से लेके काली नदी तक। अगर ये पूछा जाता है कि नेपाल हिमालय कहाँ से कहाँ तक स्थित है, तो काली नदी से तीस्ता नदी। और यदि ये पूछा जाता है कि असम हिमालय कहाँ से कहाँ किस नदी से, तो काली नदी से ब्रह्मपुत्र नदी पर तक।
अभी तक जो पढ़े हैं हम लोग, उसमें प्रश्नों की श्रृंखला में सबसे पहला जो चैप्टर था इंट्रोडक्शन, भारत का इंट्रोडक्शन, उसमें हम आपको बताए थे प्रश्न पूछने का क्या तरीका था। पहला तो ये पूछा जाएगा कि भारत किस अक्षांश से किस अक्षांश तक या किस देशांतर से किस देशांतर तक है। भारत का कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, हमको मालूम है 8 राज्यों से। भारत की मानक रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, जो कि 5 राज्यों से। और भारत का मानक रेखा कहाँ से गुजरती है, तो इलाहाबाद के नैनी से भारत का मानक रेखा गुजरती है। और इसमें जब दूसरी बार हम देखेंगे तो ये प्रश्न आ सकता है कि कितने राज्य भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को छूते हैं, तो 17 राज्य। उसके बाद अलग अलग भी प्रश्न आ सकता है, जैसे कि नेपाल या चीन या भूटान या बांग्लादेश या म्यांमार से दे देंगे विकल्प में। और उसमें एक विकल्प ऐसा रहेगा जो कि वो सीमा नहीं छुएगी, पूछेंगे इसमें से कौन सी सीमा नहीं बनाती है, या फिर ये दे देंगे कि इसमें 4 विकल्प देने के बाद एक गलत विकल्प देंगे, तो फिर वही प्रश्न बनेगा। तो इस तरह तो इधर से प्रश्न बने जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, और नीचे से फिर प्रश्न ये बनेगा कि भारत के कितने राज्य समुद्र तट की सीमा बनाते हैं, तो ये प्रश्न हुआ। फिर दूसरा प्रश्न ये बनेगा कि इसका आंसर होगा 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश, जो हम आपको बताए थे। और 9 राज्य जो छुए थे उसमें हमने बताया था कि गुजरात की सीमा सबसे लंबी दूरी तक समुद्र को छूती है, और उसके बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद तमिलनाडु। और यदि आता है कि संघ शासित प्रदेश में किसका जो है सबसे बड़ा सीमा समुद्र बनाती है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का बनाता है। फिर यदि हम देखते हैं कि ये जहाँ से जो ये प्रश्न निकला था, इसमें जहाँ पे ऊपर अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है देश, उसमें चीन और पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, इस तरीके से भी इसमें भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि इसमें किस देश की सबसे लंबी सीमा भारत के राज्यों को छू रही है, तो हमारा आंसर होगा बांग्लादेश। अगर बांग्लादेश विकल्प में नहीं है तो चीन। हमने क्रम बताया था कि बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और उसके बाद अफगानिस्तान, जो कि 106 किलोमीटर तक ही मात्र छूता है। और 106 किलोमीटर वो भी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है, यानी कि पाक ने उसको ऑक्युपाइड कर रखा है, पीओके जिसको कहते हैं, पीओके कश्मीर। इसके बाद हमने दूसरा रीजन पढ़ा था, आपको रिकॉल कराने के क्रम में हम दिखा रहे हैं कि दूसरा जो हमने पढ़ा था, भारत की भूगर्भिक संरचना को हम लोग पढ़े थे, कैसे भारत की भूगर्भिक संरचना को हम अलग कर सकते हैं। तो हमने देखा था पुरानी चट्टान से लेके नई चट्टान तक, यानी जो आर्कियन समूह के क्रम के चट्टान थे उनके अपरदन के बाद धारवाड़ क्रम का था, जो कि सबसे महत्वपूर्ण मैंने बताया था कि धारवाड़ यानी कि लोहा, सोना, चांदी, तांबा, जस्ता जितना भी है वो सब धारवाड़ कर्नाटक के आसपास जो है ज़्यादा जो है पाया जाता है। और उसके बाद धारवाड़ के बाद कुडप्पा क्रम, और कुडप्पा क्रम के बाद विंध्यन क्रम। इन 2 स्थानों पे कुडप्पा और विंध्यन में ज़्यादातर पत्थर, चूना पत्थर या सीमेंट उद्योग या इस तरीके से हैं। फिर उसके बाद हमको कोहिनूर हीरा भी यहाँ जो है विंध्यन क्षेत्र में प्राप्त हुआ है। लेकिन उसके बाद भी सबसे इम्पॉर्टेंट जो रीजन आता है गोंडवाना क्षेत्र का रीजन आता है, जहाँ से हमें कोयला प्राप्त होता है, कोयले का निक्षेप प्राप्त होता है, तो इसलिए भी वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और उसके बाद दक्कन क्षेत्र आता है। ये जो है हम पुराना रिवीजन इसलिए करा रहे हैं कि थोड़ा सा रिकॉल हो जाए। और रिकॉल होने के बाद, क्योंकि अभी ये क्रम में तीसरा चैप्टर चल रहा है, इसके बाद जल्दी जल्दी हमको सिलेबस कवर करना है, फिर हम नदियों में आएंगे। अभी थोड़ा सा ये तीसरा चैप्टर है जो भारत का विभाजन वाला क्षेत्र है, विभाजन वाला जो ये चैप्टर चल रहा है, भारत का भौतिक विभाजन। यानी भारत को जो हम रीजन में, भारत का पर्वतीय क्षेत्र, फिर भारत का जो विशाल मैदान है, भारत का विशाल मैदान, भारत के विशाल मैदान के बाद ये जो क्षेत्र बन रहा है, जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र बन रहा है, हम प्रायद्वीपीय क्षेत्र को देखेंगे, समझेंगे, अभी पढ़ेंगे। तो इस लिहाज से ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा है, क्योंकि इसमें इसके बाद हम दर्रे भी पढ़ेंगे, थोड़ा घाटी भी पढ़ेंगे। दर्रा और घाटी, दर्रे बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। जैसे भी दर्रे हम अभी
दर्रे का एक लेक्चर लेंगे अलग से, क्योंकि दर्रा बहुत इंपॉर्टेंट है लिखाने के लिए कि उस दर्रे में कहाँ से कहाँ तक दर्रा में जो पास बनता है, जो रास्ता है। जैसे कि कश्मीर में हम देखेंगे, कश्मीर में जोजिला दर्रा, बुर्जिल दर्रा, बनिहाल दर्रा, और आगे हम बढ़ेंगे हिमाचल प्रदेश में तो हिमाचल प्रदेश में लाल आपचा, सिपकीला दर्रा इत्यादि। उसके बाद हम फिर उत्तराखंड में आएंगे तो उत्तराखंड में भी हम देखेंगे माना, नीत, लेपुलेख आदि इम्पोर्टेंट दर्रे हैं। फिर हम पहुंच जाएंगे यहाँ पे सिक्किम, तो सिक्किम में नाथुला दर्रा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो 62 के युद्ध में बंद कर दिया गया था। बाद में 2006 से फिर भारत और चीन से व्यापार प्रारंभ हो गया, और इस दर्रे के आसपास चुम्बी, एक दर्रे के पास चुम्बी घाटी भी स्थित है, तो ये दर्रा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। फिर अरुणाचल प्रदेश में जो दिफू और कई दर्रे हैं, तो हम अरुणाचल प्रदेश के दर्रे इस तरीके से दर्रे हैं। फिर हम देखेंगे कि किस दर्रे के खास बात क्या है। जैसे बनिहाल दर्रा में जवाहर सुरंग है, तो इस तरीके से हर दर्रे की खास बात होगी, उसको हम अलग एक चैप्टर में उसको हम पढ़ेंगे। अभी फिलहाल हम इस चैप्टर को मोटे तौर पे जो हम विभाजन कर रहे हैं, हम पहले देखा भारत की पर्वतीय मैदान का विभाजन किया, फिर भारत के बाद उत्तरी भारत का विशाल मैदान हमने किया, फिर उत्तरी भारत के विशाल के मैदान के बाद तीसरा जो है भारत का प्रायद्वीपीय भाग है, और फिर उसके बाद द्वीपीय और तटीय क्षेत्र एक साथ पढ़ेंगे। तो मित्रों, हम जो लिख रहे हैं उसको आप लिख लीजिए या फिर अपने मोबाइल से स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, तो स्पीड में हम चलना चाहेंगे थोड़ा सा। तो अब हम देखते हैं ये दोनों क्रम के बाद सिडनी बुनार्ड ने नदियों के हिसाब से, और फिर क्षैतिज पैरेलल भी हमने सबसे पहले पढ़ा था, फिर नदियों के हिसाब से पढ़ लिया। अब भारत का विशाल मैदान में मैंने बताया था ऐसा कुछ नहीं, खादर, बांगड़, भूम और इस तरीके से काप मैदान और जलोढ़ मिट्टी और इस तरीके का जो मैदान है, क्योंकि यहाँ गंगा, यमुना, दोआब या अन्य नदियों द्वारा दो नदियों के बीच के क्षेत्र को दोआब कहा जाता है, क्योंकि वो पानी का जो क्षेत्र होता है, वो जब पानी का बाढ़ या बहाव आता है तो जाती हैं ऊपर नदियाँ, और उसके बाद अपने ही जो नदी का द्रोणी है वो अपने में ही बहने लगती है। तो दोआब क्षेत्र रहता है जहाँ पे जल धारण करने की क्षमता भी ज़्यादा होती है, जलोढ़ जो है मिट्टी या जलोढ़ क्षेत्र पाए जाते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र है भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र। भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र को हम इसको नर्मदा नदी या विंध्य और सतलज नदी के ऊपर या उस क्षेत्र को और नीचे वाले क्षेत्र को दो भागों में बांट सकते हैं। जैसे कि हम बताएं, इसको मिटा दे रहे हैं। जो भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, भारत का प्रायद्वीपीय इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो मध्यवर्ती भाग और दूसरा दक्कन का पठार। जो मध्यवर्ती भाग है, मध्यवर्ती भाग में हम देखते हैं मालवा का पठार, सतपुड़ा की पहाड़ी, मैकाल, महादेव आदि पहाड़ियाँ हम जो बीच में देखते हैं, सतपुड़ा, विंध्यन, ये जो हम पहाड़ियाँ देखते हैं ये मध्यवर्ती क्षेत्र है, और बुंदेलखंड का एरिया भी मध्यवर्ती क्षेत्र में आता है, इसको हम देखते हैं। लेकिन अगर हमें दक्कन का पठार देखना होगा तो दक्कन के पठार में यहाँ नीलगिरी पर्वत है, नीलगिरी पर्वत, इस नीलगिरी पर्वत ये, और उसके बाद ये पूर्वी घाट है। तो जब हम दक्कन के पठार में आएंगे तो हम दक्कन के क्षेत्र को देखेंगे, जिसमें दक्कन वाले क्षेत्र में हम जब आएंगे नीचे तो यहाँ पे कई पर्वत और पठार हैं, और दक्कन ट्रैप की हम प्लेटों की बात करेंगे। यहाँ हम अभी क्या सतलज,
और महादेव, और सबसे इम्पॉर्टेंट अरावली है। अरावली पर्वत का बात करेंगे हम। अरावली पर्वत अरावली पर्वत ये इसको मिटा दे रहे हैं। अरावली पर्वत गुजरात के पालमपुर से और राजस्थान होते हुए दिल्ली लगभग 800 किलोमीटर की दूरी ये पहाड़ी है। ये पहाड़ी युवा अवस्था में बहुत ही ऊंचाई लिए था, लेकिन बाद में अपक्षय और अपरदन के कारण धीरे धीरे ये घिसते घिसते आज ये मात्र केवल कहीं कहीं केवल माउंट आबू और कुछ एक जगहों पे पहाड़ियों के रूप में बना हुआ है। तो अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है वह है, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरशिखर है, और गुरशिखर जो राजस्थान में माउंट आबू है उस पर स्थित है। तो अभी हम देखते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं। हम मध्यवर्ती भाग की थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। मध्यवर्ती भाग का चर्चा करते हैं। मध्यवर्ती भाग या क्षेत्र जिसमें अरावली पर्वत अरावली पर्वत विश्व की सबसे प्राचीन चट्टान में से एक है। अगर ये प्रश्न आता है कि विश्व की सर्वाधिक प्राचीन चट्टान कौन सी है, विकल्प में अरावली पर्वत है, तो हम अरावली पर्वत निशान लगाएंगे, क्योंकि यह घिस पिट के अब जो है मैदान या पठार का रूप धारण कर लिया है। उसके बाद अरावली पर्वत जो है ये दिल्ली के गुजरात के पालनपुर से राजस्थान से होते हुए माउंट आबू पर्वत, जिस आबू पर्वत से दिल्ली रिज तक फैला हुआ है, ये लगभग 800 किलोमीटर तक है। और माउंट आबू पर ही गुरशिखर है। तो अगर ये प्रश्न आता है कि अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो उत्तर होगा गुरशिखर। जैसे प्रश्न आया अरावली पर्वत का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो उत्तर होगा गुरशिखर, जो माउंट आबू पर्वत पर स्थित है, जो राजस्थान में पड़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी बातें बोल रहे हैं, जितनी बातें लिख रहे हैं, ये सब आप या तो स्क्रीनशॉट लीजिएगा या फिर ध्यान से वीडियो को सुनिएगा। 1 बार 2 बार 3 बार, जितनी बार आप सुनेंगे उतनी बार कोई ना कोई एक प्रश्न निकल के आएगा, और एक भी प्रश्न यहाँ से बाहर नहीं आएगा। समग्र जियोग्राफी आपके समग्र पेश कर रहे हैं। समग्र ज्योग्राफी का मतलब ये है कि शून्य से लेके स्नातक स्तर तक इसमें कुछ नहीं छूट रहा है। और जो ज्योग्राफी नहीं जानता है, हम ज्योग्राफी का बताया था तरीका। सबसे पहले ज्योग्राफी का मैप लीजिए। मैप लेने के बाद सबसे पहले राजधानी देखिए, मैपिंग करिए। मैपिंग करने के बाद कौन सी राजधानी, पूरा आप एक
मैप लेने के बाद सब सारे जो है देश की राजधानियों को हाईलाइट करिए, देश की सारी राजधानियों को हाईलाइट करिए, फिर अलग अलग राज्यों का जो है फिगर बना के अलग अलग राज्यों को हाईलाइट कर लिए। फिर दूसरी बात, भारत एक परिचय में अक्षांश, देशांतर और कर्क रेखा और मानक रेखा, उसके बाद जो है ये सब जो ऊपर से अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं लगती हैं भारत की राज्यों से, और नीचे जो तट रेखाएं हैं, फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अभी तटीय राज्य, और हम अभी द्वीपीय क्षेत्र पढ़ाएंगे। तो हम देखा भाई कि जो अरावली पर्वत है, इस पर हमने बताया कि इसकी खास बात यह है कि ये विश्व की सबसे प्राचीनतम चोटी है। तो ये प्रश्न बहुत लगातार आता है, अरावली पर्वत। फिर हम देखते हैं अरावली पर्वत के बाद यहाँ सतपुड़ा, मैकाल, इस तरीके से है। तो ये भी प्रश्न आता है कि सतपुड़ा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सतपुड़ा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। और अगर ये प्रश्न आता है कि सतपुड़ा पे दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो अमरकंटक है जो 1066 मीटर लगभग है। और फिर जो कि ये जो धूपगढ़ है ये महादेव पर्वत पर स्थित है, उसके बगल में ही पंचमढ़ी एक क्षेत्र है जो एक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित है। फिर इसके बाद हम देखते हैं ये रीजन बुंदेलखंड का एरिया, मालवा के पठार का रीजन। मालवा पठार की भी खास बात यह है कि मालवा प्लेटो में ही एक नदी जो बेतवा नदी और पार्वती नदी है,